आज हमारा डे 3 है ऑफ द F5 पास्ट पेपर सीआरस की सीरीज का। और हम लोगों ने रेलिवेंट पोस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड एक सीआर को देख रहे हैं। एक हमारे पास टेलीफोन कंपनी के नाम से है। और ये सीआर रेलिवेंट पोस्टिंग के उस टॉपिक से है जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक किस किस को आता है, एक मरतबा यस लिखे पहले। इसलिए इसलिए वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जस्ट प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, जस्ट पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक मरतबा यस लिखो अगर आप लोगों को पता है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक का। सही है, सही है। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है टेलीफोन कंपनी, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। साथ साथ अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है वो बता सकता है। सबसे पहले वो कह रहा है, उसने हमें बताया गया, उसने पूछा कि हमसे बेसिकली हम पहले ये रिक्वायरमेंट देखेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल शोइंग द मिनिमम कॉस्ट showing the minimum cost that टी कंपनी शुड चार्ज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों को पता है कि अगर हम किसी से कोई मिनिमम प्राइस अगर चार्ज करते हैं, अगर हम किसी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई मिनिमम प्राइस चार्ज करते हैं, तो वो उस चीज की रेलिवेंट कॉस्ट होती है। वो उस चीज की रेलिवेंट कॉस्ट होती है, यानी कि हम कम से कम भी। अच्छा ये भी बात स्टूडेंट जरा ध्यान से, एक हमने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखा होता है कि मिनिमम प्राइस जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या रेलिवेंट कॉस्ट ही प्राइस होगी, बस इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते सकेंगे? तो ऐसा नहीं है। रेलिवेंट कॉस्ट मिनिमम प्राइस है जो चार्ज करनी है। कि अगर बहुत भी आपका कोई बहुत पक्का दोस्त है, बहुत अच्छे रिलेशन है आपके अगली पार्टी के साथ, तो अब आप इस टेंशन में कि वो पार्टी कहीं हमसे भाग ना जाए, तो आप उसे कम से कम भी जो चार्ज करोगे वो रेलिवेंट कॉस्ट तो करोगे, क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि वो खर्चा जो एग्जैक्ट उसी वजह से आया है, एग्जैक्ट उसी वजह से आया है, तो वो तो चार्ज करोगे। हाँ, लेकिन अगर ऑब्वियसली इससे ज्यादा रेट चार्ज करो तो आपका फायदा, आपका प्रॉफिट है। तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट के बेस पे वो ये पूछ रहा है कि जो टी कंपनी है वो कितना चार्ज करेगा प्रोडक्ट के लिए। आगे, मेक डिटेल्ड नोट्स शोइंग हाउ ईच कॉस्ट हैज बीन अराइव्ड एट वगैरह। हमने डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, यानी इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमें साथ साथ बताना भी है, नोट्स भी बनाने हैं कि जो कॉस्ट आई है वो क्यों आई है। एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई ईच कॉस्ट अबव हैज बीन इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट स्टेटमेंट। और साथ हमने एक्सप्लेन भी करना है कि अगर कोई खर्चा हमारे क्या कहते हैं स्टेटमेंट से निकला है या ऐड हुआ है, तो वो क्यों ऐड हुआ है या क्यों ऐड नहीं हुआ। यानी हमें कंप्लीट सा डिस्कशन के साथ इस टॉपिक को लेके चलना है। अच्छा, अच्छा। अब दूसरा वो कह रहा है, दूसरा हम रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं, वो कुछ थ्योरेटिकल रिलेटेड है, तो ये न्यूमेरिकल जो रिक्वायरमेंट है इसको तो हम कंप्लीट करें, कंप्लीट करते हैं। सो वो कह रहा है, सबसे पहले उसने क्या बोला, जरा गौर से फोकस करके। टेलीफोन कंपनी टी कंपनी इज अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोविजन ऑफ टेलीफोन सिस्टम फॉर कमर्शियल क्लाइंट्स। यानी हमारे जो ये कहते हैं टी कंपनी है, उनका काम ही क्या है कि वो टेलीफोन सिस्टम्स बनाते हैं कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए। देर आर टू पार्ट्स इन द बिजनेस: installing the telephone system in business, either first time installation or replacement installation। यानी कि वो इंस्टॉल करते हैं पूरा टेलीफोन सिस्टम बिजनेसेस में जाके पहली मर्तबा, या फिर अगर रिप्लेसमेंट भी करनी किसी ने उसले वो काम भी ये करते हैं। सपोर्टिंग द टेलीफोन सिस्टम विद एनुअली रीन्यूएबल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी एनुअली रीन्यूएबल कि हर साल जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें क्या कह रहा है, टी कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय द पोटेंशियल कस्टमर पुश कंपनी। जरा फोकस फोकस देखो, बात पता है क्या है। पहले भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन जो है ना बड़े ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन के अंदर केस बड़े ध्यान से रीड करना है, क्योंकि केसेस से आगे थ्योरेटिकल पॉइंट्स निकलते हैं। न्यूमेरिकल तो निकल आएंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स केसेस से निकलते हैं। अब वो कह रहा है कि टी कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय द पोटेंशियल कस्टमर पुश कंपनी, यानी अब टी कंपनी समझो हम है, हम समझते हैं हमारा बिजनेस है, हम टेलीफोन सप्लाई करते हैं। तो पुश कंपनी एक कंपनी है, पुश कंपनी एक कंपनी है
जो हमारा कस्टमर जो है ना, एक कस्टमर हमारे पास आया पुश कंपनी के नाम से, हु वांट्स टू इंस्टॉल अ टेलीफोन सिस्टम। वो टेलीफोन सिस्टम को इंस्टॉल करना चाह रहा है इन न्यू ऑफिसेज इट इज ओपनिंग। पुश कंपनी कोई नए ऑफिस स्टार्ट कर रहा है, पुश कंपनी कोई नई ऑफिस स्टार्ट कर रहा है और उसमें उसमें टेलीफोन सिस्टम लगवाना चाह रहा है। वाइल्स द जॉब इज नॉट पर्टिकुलरली लार्ज वन, यानी वो कह रहा है कोई ज्यादा बड़ी जॉब नहीं है। T company is hopeful of the future business in the form of replacement systems and support contract for push company। वो कह रहा है वैसे तो काम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि चलो कल को वो रिप्लेसमेंट भी करवाएंगे या मेंटेनेंस भी करवाएंगे, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में सपोर्ट सपोर्ट भी करवाएंगे, सपोर्ट भी लेंगे हमसे, तो हम इनको इनको मतलब देख लेते हैं, इनको कंसीडर कर लेते हैं। वैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है उनके लिए ये। टी कंपनी is therefore keen to quote a competitive price for job. The following information should be considered। अब ई कंपनी जो है ना वो सारी की सारी कंपेटिटिव प्राइस देख रही है कि हमें, क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली जो पुश कंपनी है वो मार्केट में मुख्तलिफ सप्लायर के पास गया होगा, मुख्तलिफ सप्लायर के पास गया होगा, तो क्या कहते हैं, मतलब वो पुश कंपनी को हमने अब वो प्राइस देनी है जो सबसे ज्यादा कंपेटिटिव हो, यानी ऐसी हो कि कोई और हमारा वो कस्टमर लेकर ना चला जाए, इसलिए उसने सारा ये पूरी डिटेल्स दी हैं पोस्टिंग के लिए। सबसे पहला पॉइंट, वन ऑफ द कंपनीज सेल्समैन हैज ऑलरेडी बीन टू विजिट पुश कंपनी। वो कह रहा है एक कम हमारे कंपनी का एक सेल्समैन, हमारी ही कंपनी का एक सेल्समैन पुश कंपनी को विजिट कर आया है, हमारी ही कंपनी का एक सेल्समैन पुश कंपनी को विजिट कर रहा है टू गिव देम द डेमोस्ट्रेशन ऑफ न्यू सिस्टम। मतलब वो डेमो देने गया है, वो डेमो देने गया है, वो डेमो देने गया है उस कंपनी को, हमारा ही बंदा, टुगेदर विद द कॉम्प्लीमेंट्री लंच, वो लंच वगैरह भी साथ उसमें शामिल है। और इस पे हमारे $400 लगे हैं, यानी हमारी कंपनी के $400 लगे हैं। मैं जरा एक्सेल खोल लूँ साथ में, क्योंकि हमें साथ साथ फिर कैलकुलेशन साथ साथ ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें मैं पढ़ेंगे फिर वो टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन साथ ही लेके चलते हैं। मैं जरा एक्सेल एक मिनट खोल लूँ। अच्छा, अब हम प्रॉपर इसको एक्सेल पे सॉल्व करते हैं साथ साथ, ताकि हमारी कैलकुलेशन साथ हो। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, इस सवाल में थोड़ी इंटरेक्शन आप लोगों की मुझे ज्यादा चाहिए। पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम हैं, हम कोस्ट शीट बना रहे हैं, पूरी कोस्ट शीट पूरी बना रहे हैं, रेलिवेंट कोस्ट शीट बना रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम आए, तो मुझे आप लोग बताएं कि ये जो ये कहते हैं, हमारे पास टी कंपनी जो का जो सेल्समैन गया है पुश कंपनी को डेमो देने, यानी डेमोस्ट्रेशन कोस्ट, डेमो कोस्ट, जिसमें लंच भी कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके $400। अब आपको पता है कि हमने जो पुश कंपनी को प्राइस देनी है वो मिनिमम प्राइस, मैं यहाँ ऊपर बता दूं आपको कि मिनिमम प्राइस तो बारे में पूछा, मिनिमम प्राइस में सिर्फ कौन सी आएगी, मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलिवेंट कॉस्ट। तो इसका मतलब हमें सारी रेलिवेंट कॉस्ट इकट्ठी करनी है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये डेमोस्ट्रेशन कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है या नहीं है? यस या नो, यानी मैं इस 400 को यहाँ पुट करूंगा, यस या नो, बस ये आपने मुझे बताना है, यस या नो, यस या नो, यस यस। अच्छा, इसमें बच्चों ने यस भी बोला दरम्यान में, एक मिनट, इसने यस बोला, ये जरा मैं इसको तो पकड़ू। अच्छा ठीक है,
नो ही बोला सबने, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं आएगी, हम डेमो कॉस्ट करके लिख रहे हैं जीरो। और साथ चूंकि हमें डिटेल्स भी बतानी है, हमें एक्सप्लेन भी करना है कि क्या सीन होगा, तो हम साथ एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। एज demonstration cost is a sunk cost, so is irrelevant to the project, टू द कॉन्ट्रैक्ट, इररेलीवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इररेलीवेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इररेलीवेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इररेलीवेंट है। और भी अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एज इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट सक्सेसफुल स्टिल वी हैव इनकर्ड दैट कॉस्ट। हमने तो वो कोस्ट लगा दी है, हमने तो वो कोस्ट लगा दी है, हमने तो वो कोस्ट लगा दी है। तो अब चाहे वो अब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो या ना हो, तो वो तो लग गई है, तो डेमो कोस्ट जीरो होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे वो कह रहा है द इंस्टॉलेशन इज एक्सपेक्टेड। अच्छा, द इंस्टॉलेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 week टू कंप्लीट एंड वुड रिक्वायर 3 engineers, each of whom is paid the salary of 4,000। वो कह रहा है कि इंस्टॉलेशन का ये सीन है, तो 1 हफ्ता चलेगी और 3 इंजीनियर्स चाहिए जिसको हम मंथली सैलरी पे करते हैं 4,000 की। ठीक है। द इंजीनियर्स हैव जस्ट हैड देयर एनुअल रीन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूड विद टी कंपनी। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नया हुआ है। वन ऑफ द 3 इंजीनियर्स हैज अ स्पेयर कैपेसिटी। वन ऑफ द इंजीनियर, अच्छा वो कह रहे हैं कि 4,000 जो हम उसको 3 इंजीनियर्स जो चाहिए, हम जो उनको 4,000 की मंथली सैलरी दे रहे हैं, ये भी नया नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब वो कह रहा है कि वन ऑफ द 3 इंजीनियर्स हैज स्पेयर कैपेसिटी, मतलब तीन में से एक बंदा वेला बैठा हुआ है, स्पेयर कैपेसिटी पे है। बट द अदर टू वुड हैव टू बी मूव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वन। अब मैं तुम्हें थोड़ा इसको पहले समझा दूं, फिर एक्सेल पे आते हैं। देखो, हमें चाहिए 3 इंजीनियर्स, हमें चाहिए 3 इंजीनियर्स। तीन में से एक हमारे पास जो है वो स्पेयर है, यानी वो मतलब बैठा हुआ फ्री, उसको हम इजीली कहेंगे वो आ जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, अपना ही बंदा है, वो आ जाएगा। ये दो जो है ना, ये कोई और प्रोजेक्ट एक्स है, वहां पे काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रोजेक्ट वो चाहिए, हमें तो प्रोजेक्ट पे चाहिए। लेकिन ये अभी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक्स पे काम कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि वर्क, ये लिखा हुआ है यहाँ तक, और फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वन। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि वो इस प्रोजेक्ट पे लेके आओ, तो हमें उनसे कॉन्ट्रैक्ट एक्स छुड़वाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्स जनरेट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 पर इंजीनियर आर। कॉन्ट्रैक्ट एक्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्स पे वो 1 घंटे का 5 रुपए, 1 घंटे का 5 का कंट्रीब्यूशन बना के दे रहा था। देर आर नो अदर इंजीनियर्स अवेलेबल टू कंटिन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट एक्स इफ दीज 2 इंजीनियर्स आर टेकन ऑफ द जॉब। वो कह रहा है कि और इंजीनियर्स अपने पास नहीं है, और इंजीनियर्स अपने पास नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम कर सके। अगर हम इन दोनों को ले तो प्रोजेक्ट एक्स खत्म हो जाएगा, पीछे से कोई बंदा काम करने के लिए नहीं रहेगा। अब आगे वो बोल रहा है, इट वुड मीन दैट टी कंपनी वुड मिस इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्स। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने, यानी वो लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम कर रहे हैं, वो 2 बंदे अगर हम अपने पास ले आते हैं, तो पीछे कोई बंदा नहीं है जो उस कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम कर सके। अब वो बंदा नहीं है तो होगा क्या, बंदा नहीं है तो आगे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट, अगर हमारा जो वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन, ये लिखा हुआ है ना, वुड मिस इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन। यानी हो सकता है एक्स में भी हमने किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, वो मिस हो जाएगी। उसकी वजह से टी कंपनी वुड हैव टू पे वन ऑफ पेनल्टी ऑफ 500। 500 की पेनल्टी टी कंपनी को पे करनी पड़ेगी। 500 की पेनल्टी, ओहो क्या हो गया इसको, 500 की पेनल्टी टी कंपनी को पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स को बीच में छोड़ दिया, बंदे हमारे पास आके हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू हो गए। सिंस देर इज नो अदर वर्क scheduled फॉर देयर इंजीनियर इन द वन its टाइम, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्स एट दिस पॉइंट। वो कह रहे हैं कि वैसे तो उनके पास इसके हमारे काम के अलावा, हमारे प्रोजेक्ट के अलावा कोई काम नहीं है, वो एक्स को पूरा कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, कि किसी और जगह लेबर काम कर रही है, हम उनको अपने पास ले आएंगे, और पीछे से एक्स जो है वो उसका नुकसान हो गया, पीछे से एक्स का नुकसान हो गया। अब इसको हमने लेके चलना है, इसको हमने लेके चलना है कैलकुलेशन में। तो मैं यहाँ लिखने लगूँ इंजीनियर्स कॉस्ट, इंजीनियर्स कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, इंजीनियर 3 इंजीनियर्स हैं, तीनों को 4-4 हजार मिल रहे हैं, तीनों इंजीनियर्स को 4-4 हजार रुपए मिल रहे हैं, तीनों इंजीनियर्स को 4-4 हजार मिल रहे हैं। क्या ये वो 4-4 हजार रेलिवेंट है, इररेलीवेंट है? मंथ इंजीनियर्स की कॉस्ट में अगर मैं मंथली सैलरी की बात करूं, जो 4,000 की है, वो रेलिवेंट है या इररेलीवेंट है?
सब बताओ, रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? सबने बताने, सबने। बस मैं यही जवाब चाह रहा था, मैं यही जवाब चाह रहा था कि कोई तो बोले रेलिवेंट। मैं यही जवाब चाह रहा था कि कोई तो बोले रेलिवेंट। ठीक है। अब तुम में से एक बच्चे ने बोल दिया रेलिवेंट। ये कौन है भाई? मैं नाम नहीं लूंगा यार, अभी फिर तुम लोग मुझसे नाराज हो जाओगे। तो बात यह है कि भाई रेलिवेंट, एक लड़के का रिप्लाई है रेलिवेंट फॉर टू। रेलिवेंट फॉर टू का मतलब कि जो दो बंदे हमारे पास हैं उनकी कोस्ट हमारे लिए रेलिवेंट है। देखो एक बात याद रखना, मंथली सैलरी का मतलब है कि एक फिक्स सैलरी हम हर बंदे को पे कर रहे हैं। अगर हम इन दो लेबर की बात करें, जिनको एक कंपनी मंथली सैलरी 4-4 हजार की दे रही है, पर लेबर, पर एम्प्लॉई या पर इंजीनियर, ठीक है, जो दे रही है। अगर ये दो बंदे, जरा गौर से समझना, जरा गौर से समझना ये पॉइंट, अगर ये दो बंदे हम प्रोजेक्ट पे नहीं लेके आते तो क्या कंपनी मंथली सैलरी देना बंद कर देगी? हाँ भाई, जिसने रेलिवेंट फॉर टू बोले बताए जरा। अगर कंपनी, हम इन दो बंदों को अपने प्रोजेक्ट पे नहीं लेके आते, ये लोग एक्स पे काम करते हैं, तो क्या सैलरी बंद कर देगी? इसका नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट पे काम हो या ना हो, वो तो एक कमिटमेंट है। वो तो एक कमिटमेंट है एम्प्लॉयज की, इंजीनियर्स की, कंपनी के साथ, कि वो उनको सैलरी मिलनी है। तो भाई सैलरी इज टोटली इरेलीवेंट। यहाँ मंथली सैलरी क्या कि मैं लिखूंगा टोटली इरेलीवेंट, तीनों बंदों की इरेलीवेंट है। एज द मंथली सैलरी इज एज द मंथली सैलरी इज द committed cost committed cost for the for टी कंपनी, क्योंकि वो कमिटमेंट हुई हुई है, सो इट वुड बी irrelevant टू द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो मंथली सैलरी पे बात हो गई। अब इंजीनियर्स के अंडर ही हमारे कुछ बेसिकली और भी मसले हैं। मसला ये है, पहला मसला ये है कि भाई जो इंजीनियर है उसकी जो वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है। दो इंजीनियर्स थे ना जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा था। दो इंजीनियर्स थे जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो लॉस्ट किसका हो रहा था? एक्स का, एक्स वाले प्रोजेक्ट का। क्या ये रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? जरा सब बताओ। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? क्योंकि किसी और का नुकसान हमारी वजह से, हमारे प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? गुड गुड, रेलिवेंट है। इसका भी हम लिखते हैं भी आगे डिस्कशन। अब कितना रेलिवेंट है ये देखना है। वो कह रहा है कि 1 घंटे का 5 पर इंजीनियर आर। 1 घंटे का वो बोल रहा है 5 पर इंजीनियर आर का कंट्रीब्यूशन लॉस है, ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि कितने घंटे रिक्वायर्ड है। वो कह रहा है इंस्टॉलेशन जो है ना उस पर 1 हफ्ता लगेगा और 3 इंजीनियर्स चाहिए। 1 हफ्ता लगेगा और 3 इंजीनियर्स चाहिए। और 1 हफ्ता 3 इंजीनियर्स का मतलब ये होगा कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। अब ये कहीं उसने बताया कि 1 घंटा, एक दिन में कितने घंटे हैं, कितने घंटे काम हो रहा है, ये कहीं एंड में बताया होगा? ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, जरा गौर से देखो। ये बताया हुआ है, यू शुड एज्यूम दैट देयर आर 4 वीक्स इन मंथ एंड स्टैंडर्ड वर्किंग वीक इज 40 आवर्स। क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता चलेगा, हमें जब तक यही नहीं पता चलेगा हमें जब तक यही नहीं पता चलेगा कि टोटल घंटे कितने काम हो रहे हैं महीने में, क्योंकि वो कह रहा है स्टैंडर्ड वर्किंग हफ्ते में, तब तक हम ये आइडिया नहीं ले सकते। तो उसने नीचे ये बताया हुआ है कि 40, उसने नीचे ये बताया हुआ है कि 40 आवर्स एक हफ्ते में काम किया जाता है। 40 आवर्स एक हफ्ते में काम किया जाता है, कि 4 हफ्ते महीने में, और 40 आवर्स इन अ वीक। उस पर आगे अगर देखें, 40 आवर्स इन अ वीक देखें, वो कह रहे हैं अब एक्सपेक्ट कितना करें, 1 वीक टू कंप्लीट। अब आप लोग मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ ये चीज। आप लोग मुझे जरा कैलकुलेट करके ये चीज बताओ, मैं जरा इसको ओपन कर रहा हूँ। कैलकुलेट करके बताओ कि कंट्रीब्यूशन लॉस टोटल कितना आएगा। कैलकुलेट आप लोगों ने करके मुझे वैल्यू बतानी है। फोकस करके कैलकुलेट, कितना कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा? कितना कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा?
जी जी। एक वीक में 40 आवर्स लिखा हुआ है, जरा फोकस करिए, जरा फोकस करना अपने क्वेश्चन पे। सब जरा फोकस करो, अभी भी सारे आंसर्स नहीं मिले मुझे, सब फोकस करो। अभी भी मुझे दो 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 या तीन आंसर्स मिले हैं। जो जो बता रहे हैं मैं बताता हूँ, अभी ठीक है या गलत है। सब सब जरा कैलकुलेट करने की कोशिश, क्योंकि इस पॉइंट में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। इसको दोबारा जिन्होंने बताया, जितनों ने भी बताया मेरे अंदाजे से गलत बताया, एक दो बार दोबारा देख लो। अभी तक आंसर्स गलत आ रहे हैं, अभी तक आंसर्स गलत आ रहे हैं, एक भी आंसर ठीक नहीं आया। अच्छा, चलो, मैं दोबारा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। असल में देखो, इस पूरे पॉइंट में एक पॉइंट जिसपे थोड़ा सा फोकस मैंने भी कम किया था, लेकिन वो सामने लिखा हुआ पॉइंट है, जरा मैं पूरा इसको पढ़ता हूँ। रुको जरा एक मिनट। ये देखो जरा गौर से देखना, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट। इसमें जब उसने सारी बात लिखी कि उसने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्स है,
जहां से 5 पर इंजीनियर आ था, लेकिन अब ये हुआ कि जो ये 5 पर इंजीनियर वो जो है ना वो इशू होगा, इससे पेनल्टी पड़ सकती है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन की वजह से 1/1 वीक यानी उसको ना सजा मिल सकती है, उसको सजा मिल सकती है कि अगर वो 1 हफ्ते के अंदर काम नहीं करेगा, वन ऑफ पेनल्टी उसको वहां पे करनी पड़ेगी जहां कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस देर इज नो अदर वर्क scheduled फॉर द इंजीनियर इन 1 वीक्स टाइम, यानी 1 हफ्ते के बाद और कोई स्केड्यूल नहीं है लेबर के पास। लेबर को सैलरी तो देने, जरा गौर से समझना, जरा गौर से समझना, जरा गौर से समझना। लेबर को हम जनरली सैलरी दे रहे हैं। लेबर को अगर हम आज एक्स को से उठा के अपने पास ले आते हैं, आज हम एक्स से उठा के अपने पास ले आए, मान लिया, तो इसका मतलब इस हफ्ते में तो हमने अपने से काम करवाया ना उससे, इस हफ्ते में उससे अपने से काम करवाया, तो वो जो वन ऑफ पेनल्टी है 500 की वो तो उसे पड़ेगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि अगर हमने ये लिखा हुआ है, इफ दोस टू इंजीनियर आर टेकन ऑफ द जॉब इट वुड मीन दैट टी वुड मिस इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्स बाय 1 वीक, यानी 1 हफ्ते के अंदर नहीं काम करेंगे तो 500 रुपए पड़ेंगे। लेकिन आगे सुनो, सिंस देर इज नो अदर वर्क, यानी वो कह रहे हैं 1 हफ्ते के बाद, सिंस देर इज नो अदर वर्क scheduled फॉर देयर इंजीनियर इन 1 वीक्स टाइम, 1 हफ्ते के बाद कोई मसला नहीं है, इट विल नॉट बी द प्रॉब्लम फॉर देम टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्स एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा था जो मैंने रीडिंग करते बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा था, इसमें मैंने वो डिस्कशन नहीं की तुम लोगों के साथ कि ये का मतलब क्या है। तो ये अब समझो गौर से कि आप लोग तो कैलकुलेशन कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ निकाल रहे थे, जिस तरह हमें कैलकुलेशन में हम निकाल रहे थे, प्रॉपर कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल रहे थे, देखने में यही लग रहा था कंट्रीब्यूशन लॉस है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि लेबर को हम फिक्स पे कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए काम करेगी ना, हमारे लिए काम करेगी, तो 1 हफ्ते के बाद हम उससे एक्स बनवा सकते हैं, यानी एक्स बन सकता है। ये एक अलग बात है कि 1 हफ्ते में नहीं बन सकता, 1 हफ्ते में नहीं बन सकता, तो हमारी उसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन जो है वो बाय 1 वीक है, यानी अगर हम 1 हफ्ते के अंदर नहीं देंगे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके तो 500 रुपया पेनल्टी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें ऑर्डर नहीं देंगे, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन की बात होती है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको, आप मेरे लिए टैक्स, आप मेरे टैक्स एडवाइजर हो, मैंने आपको बोला ये 10,000 रुपये मैं भेज रहा हूँ, मेरा टैक्स कैलकुलेट करो, और बाकी 5,000 मैं दूंगा अगर तुम मेरा काम जल्दी कर दोगे, इस टाइम तक कर दोगे। तुम लोगों ने वो काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरा काम छोड़ ही दोगे, तुम मेरा काम चलाओगे, लेकिन उसमें से एक जो बोनस था वो तुम्हारा मर जाएगा, क्योंकि तुमने टाइम पे नहीं किया, कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन जो है वो तुम्हारी वो मतलब डेडलाइन गुजर गई। तो ये बात है कि वो ये जो लास्ट लाइन में बता रहा है कि ये बात से अंदाजा हुआ कि अदर वर्क उसका है ही नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद अदर वर्क है ही नहीं, जिस वजह से उसके पास टोटली क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उसके पास टोटली जो है ना वो करने का कॉन्ट्रैक्ट को करने का टाइम है। बस ये है 1 हफ्ते की कंप्लीशन, 1 हफ्ते में कंप्लीशन नहीं होगी तो मसला ये आएगा कि पेनल्टी उसको पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ट्रीटमेंट क्या होगी, हम बोलेंगे हम बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे ये कि जो कंट्रीब्यूशन लॉस है ये भी यहाँ पे जीरो है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज नॉट हेयर एज, मुझे एक मिनट कंफर्म करो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? अब एक्सेल शो हो रहा है, एक्सेल एक्सेल शो हो रहा है तुम लोगों को कि नहीं हो रहा? चलो अब शो हो जाएगा, अब शो हो जाएगा, अब शो हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन से जीरो है, हम इसका क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन इज नॉट लॉस हेयर एज वी कैन, या एज इंजीनियर्स कैन कंप्लीट द ड्यूटी। दिस, well, this is the case that duty will be done in next week, so penalty charges for being late will be there। मतलब इस तरह लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर्स काम तो करेंगे, लेकिन मसला ये है कि चूंकि वो अभी जल्दी काम नहीं करेंगे, इस हफ्ते के अंदर काम नहीं करेंगे, तो उनको पेनल्टी चार्जेस जरूर पड़ेंगे, इस वजह से वो लेट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंजीनियर कोर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे
वेट मिनट यार, वेट मैं जरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर लूं। अच्छा, तो मंथली सैलरी जो है वो जीरो, कंट्रीब्यूशन लो जीरो, लेकिन ये बात जरूर है कि वन ऑफ पेनल्टी जो है, वन ऑफ पेनल्टी जो है वो उनको पड़ेगी, और वो 500 की पड़ेगी क्योंकि एक हफ्ते के अंदर काम नहीं किया। मुझे बताओ, ये पॉइंट तीनों क्लियर हो गए हैं? ये केस से पॉइंट क्लियर हो गया। अब तुम लोग जब ये पेपर में कर रहे होगे तो मैं एक गारंटी कहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो है ना कंट्रीब्यूशन लॉस ले लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा, तो कभी कभार पॉइंट ऐसा छुपा होता है कि वो उसमें से निकालना मुश्किल हो सकता है। अब जनरली अगर हम पढ़ते, तेजी में पढ़ते, तो जरूर इसको हम कंसीडर कर लेते, लेकिन कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा, एक मरतबा कंफर्म कर दो, क्लियर है? सब जरा कंफर्म कर दो, क्लियर है एक मरतबा? तो जब भी मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए दूं तो पहला काम तुम्हारा होना चाहिए कि एक एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ना। आगे भी तुम मेरे साथ चलोगे, आगे भी मैं खुद डायरेक्टली नहीं कराऊंगा, तुम लोगों से पूछूंगा साथ साथ, ठीक है? आगे वो कह रहा है, टी कंपनीज टेक्निकल एडवाइजर would also need to dedicate 8 hours of this time to the job, of his time to the job, यानी टेक्निकल एडवाइजर भी 8 घंटे देगा। he is working at full capacity, so he have to work overtime in order to do this. He is paid annually rate and hourly rate of 440 and paid all overtime at 50% above his यूजुअल आर्ली रेट। मतलब इसमें वो कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि जो आपका लेबर है, आपकी जो टेक्निकल एडवाइजर है, वो भी आएगा और वो भी आपके लिए काम करेगा। और दानिया, कंट्रीब्यूशन क्यों समझ नहीं आया? कंट्रीब्यूशन सिंपल ये था, देखो कंट्रीब्यूशन लॉस यहाँ पे हो नहीं ना रहा, कंट्रीब्यूशन लॉस यहाँ पे हो नहीं ना रहा। रीजन पता है क्या कंट्रीब्यूशन लॉस इसलिए नहीं हो रहा? क्योंकि वो कह रहा है कि एक हफ्ते के बाद हम एक्स के लिए काम करना शुरू कर देंगे, वो लेबर वापस एक्स पे जाएगी और काम करेगी, यानी हम प्रोडक्ट बना के वो कमाई कर लेंगे, वो कमाई कर लेंगे। लेट करेंगे, उस लेट करने के चार्जेस जरूर है, लेकिन हम प्रोडक्शन एक्स की करेंगे। हफ्ते की लेट करें, हफ्ता लेट हो जाएगा हमारी वजह से, लेकिन वो कह रहा है अगले हफ्ते उसके पास टाइम होगा, वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम कर सकती है। इसीलिए कंट्रीब्यूशन लॉस हमने जीरो की है। अच्छा, इस वाले में बताओ टेक्निकल एडवाइजर में क्या अमाउंट आएगी? टेक्निकल एडवाइजर में तुम्हारे मुताबिक क्या अमाउंट आएगी? क्योंकि वो कह रहा है कि मतलब हम उनको पे कर रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं 40, और ओवर टाइम वो लगा रहा है। तो ये तो सिंपल, इसका ये वाला केस सिंपल है, ये केस सिंपल है, इस केस में मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ है, इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ है अगर तुम देखो, नहीं, तो इस केस में ये हुआ है कि वो कह रहा है कि एक टेक्निकल एडवाइजर चाहिए, यहां मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल एडवाइजर चाहिए। अब टेक्निकल एडवाइजर को हम नॉर्मली जो पे कर रहे हैं वो 40 पे कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ $40 पे कर रहे हैं। प्लस वो कह रहा है कि चूंकि वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, देखो उसने लिखा हुआ है इज वर्किंग एट द फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का मतलब है कि अब उसे ओवर टाइम निकलवाना पड़ेगा, तो हमें उसको 50% ऊपर पे करना पड़ेगा। 1 घंटे के बदले 40 तो ले रहा है, 1 घंटे के बदले 40 तो ले रहा है, लेकिन 40 के साथ 20 और पे करना पड़ेगा। 40, ये क्या हो गया, 40 के साथ 20 और पे करना पड़ेगा, 40 के साथ 20 और पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम लगाना है उसने, क्योंकि उसने यहाँ पे ओवर टाइम लगाना है। अगर तुम यहाँ देखो, उसने यहाँ पे ओवर टाइम लगाना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8 आवर्स उसने लगाने हैं, 8 आवर्स उसने लगाने हैं, और 50% ओवर टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि वो फुल ही इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, जिस वजह से उसको ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम रेट पे बात जाएगी, ओवर टाइम रेट पे बात जाएगी। अब ओवर टाइम की अगर बात करें तो 40 + 20 रेट हो गया उसका एक तो। अच्छा, अब कितने घंटों के लिए चाहिए, क्योंकि ये तो 1 घंटे का रेट है ना। तो टेक्निकल एडवाइजर वाले पॉइंट में जरा देखो क्या लिखा हुआ है, दैट वुड ऑल्सो नीड टू डेडिकेट 8 आवर्स, 8 घंटे टेक्निकल एडवाइजर के चाहिए, तो $480 ये बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टेक्निकल एडवाइजर cost is relevant in this case as it's the future cost and can be avoided if the project is not undertaken। वो कह रहा है कि वो कह रहा है टेक्निकल एडवाइजर की जो कोस्ट है वो रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि एक तो फ्यूचर कोस्ट है, क्योंकि उसने बोला है वुड ऑल्सो नीड टू डेडिकेट, मतलब अभी उसने करना है, यानी ये मतलब वो कि प्रोजेक्ट अगर होगा तो वो करेगा, तो फ्यूचर कोस्ट स्पेशली रेलिवेंट है। एंड कैन बी अवॉइडेड, तो रेलिवेंट कोस्ट की एग्जांपल डेफिनेशन में है कि वो अवॉइड हो सकती है, तो अवॉइड कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा तो टेक्निकल एडवाइजर जाएगा ही क्यों। तो ये जो टेक्निकल एडवाइजर का और ओवर टाइम वाली कोस्ट भी,
ओवर टाइम, टेक्निकल एडवाइजर की कोस्ट में ओवर टाइम वाला पार्ट भी रेलिवेंट इसलिए क्योंकि वो लग ही किस वजह से रहा है, उस पुश कंपनी के लिए लग रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसकी डिस्कशन में मैंने लिख दिया। टेक्निकल एडवाइजर वाला पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को? जरा कंफर्म करो। टेक्निकल एडवाइजर वाला पॉइंट कंफर्म है? पहले ये कंफर्म करो, मैं फिर बताता हूँ। हुसैन आप दोबारा जो पूछ रहे हो ये टेक्निकल एडवाइजर का पूछ रहे हो? अच्छा ये देखो मैंने ये बताया टेक्निकल एडवाइजर के बारे में, उसने ये बोला हुआ है कि इसको हमने, उसके हमें 8 घंटे चाहिए। ये देखो 8 घंटे, टेक्निकल एडवाइजर के हमें 8 घंटे चाहिए, ठीक है, 8 आवर्स। और वो फुल टाइम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, ही इज वर्किंग एट फुल टाइम कैपेसिटी। तो इस वजह से हमें उसको ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा उससे। अब घंटे का मुझे पे करें 40, तो अगर वो 1 घंटा भी किसी हमारे प्रोजेक्ट पे लगाएगा तो हमें ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, 50% उसको ओवर टाइम देना है, तो 40 प्लस 50% हो गया, टोटल रेट हो गया 60 का। तो मैंने ये 40+20 जो किया ना, एक्सेल में देखो जरा इधर ऊपर राइट साइड पे ऊपर, ये जो 40+20 ये मैंने पहले रेट उसका पूरा निकाला, ओवर टाइम रेट 40 बेसिक और 20 ओवर टाइम, ये हो गया रेट। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है विद द नंबर ऑफ आवर्स जो टेक्निकल एडवाइजर ने देने, तो ये लिखा हुआ है कि वो कितना टाइम देगा, 8 आवर्स देगा। तो 8 उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल 480 बना इस तरह। बताओ क्लियर हुआ? बस 10 क्लियर है? सही है, बाकियों को कोई इश्यू है तो पूछ लो। अच्छा अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट टेक्निकल एडवाइजर हमारे पास थर्ड पॉइंट था, इंजीनियर हमारे पास सेकंड पॉइंट था, थर्ड ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पे जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, टू विजिट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इधर, ये तुम लोगों ने, ये तुम लोगों से पूछूंगा, मैं तुम लोगों से पूछूंगा। टू विजिट्स नीड टू बी मेड बाय साइट इंस्पेक्टर। एक साइट इंस्पेक्टर है जिसने 2 विजिट्स करने हैं टू अप्रूव द कंप्लीटेड वर्क, यानी 2 इंस्पेक्टर है जो जाएंगे और देखेंगे कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय टी कंपनी एंड चार्जेस पुश कंपनी। वो जो 2 विजिट्स इंस्पेक्टर्स करेंगे वो पुश कंपनी को कुछ चार्ज करेंगे डायरेक्टली फॉर द वर्क। हिज कॉस्ट इज 200 फॉर ईच विजिट मेड। भाई इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है जिसको 2 विजिट लगेंगे, एक वो तो आगे देखेगा कितना काम हुआ, आगे वो देखेगा, साइट इंस्पेक्टर आगे देखेगा कितना काम हुआ, और एक विजिट का उससे चार्ज किया जाएगा 200, उससे चार्ज किया जाएगा 200। मुझे बताओ टोटल क्या अमाउंट बनेगी, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? ये भी जरा मैंने बोला है, मैंने तुम लोगों को बोला है, तुम लोगों को बोला है मैंने, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो गौर से पढ़ना है। मैंने एक बात, मैंने वहां पे कुछ बातों पे गौर नहीं, मतलब फोकस नहीं किया। सवाल पढ़ने का भी अंदाज होता है ना, अगर मैं सवाल पढ़ने का अंदाज थोड़ा चेंज करता तुम लोगों को फौरन पता चल जाता। मैंने स्ट्रेट पढ़ दिया, तो इसलिए जरा खुद थोड़ा अकल लगाओ और बताओ यहाँ पे क्या होगी रेलिवेंट कॉस्ट, साइट इंस्पेक्टर की क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी? सब 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 2 विजिट्स करेगा, 200 का एक विजिट है, सिंपल। बताओ। क्या कहते हो इस बारे में? चलो भाई सब बताओ बताओ बताओ, ये क्या मुझे तुम्हारी चैट नजर नहीं आ रही है, तुम कर ही नहीं रहे? सब बताओ सब। अच्छा अब आधे आंसर ठीक आए हैं, आधे आंसर गलत आए हैं, जरा अब फोकस, फोकस जरा जरा गौर से। ये जिन्होंने लिखा है ना 400 400 लिखा है जिन्होंने, उनको मैं बता रहा हूँ जरा, उनके लिए ये जरा मेरा जवाब है। देखो, 2 विजिट्स, क्या लिखा हुआ है, 2 विजिट्स वुड नीड टू बी मेड बाय साइट इंस्पेक्टर। एक साइट इंस्पेक्टर है, टू अप्रूव द कंप्लीटेड वर्क, वो कंप्लीटेड वर्क के लिए करेगा। अच्छा अब मैं उस तरह पढ़ने लगा हूं जिस तरह तुम्हें समझ आना था। ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय टी कंपनी। भाई वो हमारा बंदा ही नहीं है तो तुम उसको अपनी रेलिवेंट कोर्स में क्यों ऐड कर रहे हो? वो अपना बंदा ही नहीं है तो तुम उसको रेलिवेंट कोर्स में ऐड क्यों कर रहे हो? वो एक साइट इंस्पेक्टर है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पुश कंपनी ने खुद इंडिपेंडेंटली हायर किए देखने के लिए काम। एंड चार्जेस पुश कंपनी डायरेक्टली, ये भी दूसरा पॉइंट, दूसरा सॉलिड पॉइंट, कि पुश कंपनी को वो डायरेक्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपना बंदा ही नहीं है, जो अपना बंदा ही नहीं है उसकी कोस्ट हम क्यों करेंगे भाई? हाँ भाई, जिन्होंने 400 लिखा था और 200 भी एक आधे बंदे ने लिखा था बीच में, मुझे बताओ समझ आया कि रेलिवेंट कोस्ट जीरो कैसे आएगी यहाँ पे? बताओ समझ आया ये पॉइंट की जीरो कैसे आएगी? उमैर भाई समझ क्यों नहीं आया? अपना बंदा ही नहीं है। देखो भाई, मैं अपने कस्टमर पे काम कर रहा हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मैं उनकी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, वो कस्टमर आगे कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बाहर से कोई बंदा बुला के अपनी साइट को साइट पे साइट की इंस्पेक्शन करवा लेता है।
तो क्या जो बाहर का बंदा आ रहा है वो मेरी तरफ से गया है कि वो इंडिपेंडेंट आया है? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट आया है, तो उस वो जो उसको चार्ज कर रहा है जितने भी पैसे, क्या वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होंगे? बताओ, क्या वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है? एक अलग से बाहर से थर्ड पार्टी आके उनका काम कर रही है। अब वो हमारा बंदा ही नहीं है जो जा रहा है इंस्पेक्शन के लिए, वो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट हायर किया हुआ है। जो भी किया हमें नहीं टेंशन इस चीज की, हमारा बंदा नहीं है तो हमारी कॉस्ट नहीं है। हमारा बंदा नहीं तो हमारी कॉस्ट नहीं है, तो अगर हमारी कॉस्ट नहीं है, तो क्या वो रेलिवेंट होगा या नहीं होगा? बताओ। बताओ मेहर भाई। बाकी सब भी बताओ, क्लियर है यहाँ तक? शाहिद भाई आप भी बताओ, और आपने भी बोला था ऐसा कुछ, आपने भी 400 बोला था। नहीं उमेर भाई, बात ये है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक खर्चा जरूर हुआ, लेकिन वो खर्चा जो हुआ है वो हमारी टी कंपनी का हुआ है कि नहीं हुआ, बस ये बताओ, यस या नो। अच्छा, अभी हुसनैन भाई भी बोल रहे हैं कि अपना बंदा हो या ना हो स्पेसिफिक। भाई एक, अब तो मैं ना, देखो यार मेरे बच्चों, तुम लोगों को अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम लोग एज्यूम करो कि एक फैक्ट्री है, तुम लोग एज्यूम करो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है? इस फैक्ट्री में एक प्लांट लगा हुआ है जहां पे सारा काम चल रहा है, सही है? जरा गौर से देखना, गौर से देखना। हम इस फैक्ट्री को इस फैक्ट्री को प्लांट की मेंटेनेंस सर्विसेज अदर कंपनी प्रोवाइड करती है, और हमारी कंपनी ये अपनी कंपनी है, समझो अपनी कंपनी है। अपनी कंपनी है ए कंपनी, ये ठीक है, हम सब ए कंपनी के मालिक हैं। हम 7-8 लड़के जो हैं सारे ए कंपनी के मालिक हैं, ठीक है? अब जरा गौर से देखना। प्लांट का एक इशू आ गया, प्लांट का एक इशू आ गया। हम मेंटेनेंस कंपनी है, हम जाके प्लांट को मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं। हम जाके प्लांट को मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं, जरा फोकस, फोकस। प्लांट पे मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि एक प्लांट में एक ऐसा इशू आया कि जब हम वो मेंटेनेंस देने गए, तो वो मसला, अब हमारी साइड से जो पैसा हम इनसे चार्ज करेंगे ना, इसके ऊपर हमारा खर्चा भी तो लगेगा ना। प्लांट के ऊपर हमारा खर्चा लगता था 100 रुपया, हम जितना भी चार्ज करते थे वो लहदा पाता है, हमारा खर्चा लगता था 100 रुपया, ठीक है? अब हुआ ये किधर गया, अच्छा, अब हुआ ये कि एक दफा ना फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि यार इनसे ये थोड़ा काम नहीं हो रहा, हम बाहर से ना थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, एक बी कंपनी है उनको बुलाते हैं। अच्छा, बी कंपनी गई, बी कंपनी का वहां से खर्चा लगा फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए। अब मुझे बताओ, एक ये जो 40 रुपए हैं, ये ए कंपनी की अपने हाथे में लिखेगा? बताओ, यस या नो? 40 रुपए ए कंपनी अपने हाथे में लिख सकता है, या उसकी रेलिवेंट कॉस्ट है? आप बताओ भाई, उमैर भाई, हसनैन भाई, सब। क्या ए कंपनी लिख सकते हैं कि 40 रुपए? प्लांट तो वही है जिसकी हम मेंटेनेंस करते हैं, प्रोजेक्ट तो वही है, काम तो वही है जो हम करते हैं, और मशीन भी वही है, फैक्ट्री भी वही है, प्रोजेक्ट भी वो, जगह भी वही है। जो जो इशू है मेंटेनेंस का हमसे नहीं हुआ तो उसने किसी और से करवा लिया, ठीक है? तो भाई कोई और आके, जब आगे हम, चाहे वो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी आके अपना अपना खर्चा डाल रही है उसमें, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक है? हमारे लिए तो इररिलेवेंट है। आप बताओ, क्लियर हुआ है पॉइंट सबको? कि जो मैं बता रहा हूँ कि जो साइड प्रेपरेशन, ओ, जो ये साइड प्रेपरेशन है ना, ये जो साइड प्रेपरेशन होती है ना, इस साइड पे, ये जो मैंने बताई थी कि यहाँ पे, कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, इसका ताल्लुक नहीं है इस चीज से। इंडिपेंडेंट साइट इंस्पेक्टर जो हम लिखेंगे, जीरो पोस्ट है, बिकॉज साइट इंस्पेक्टर इज इंडिपेंडेंट party and not related to us, so it's not our company's cost। बस, जो हमारा अपना खर्चा है नहीं तो हम क्यों ऐड करें, जीरो होगा इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जरा एक दफा कंफर्म कर दो सब, एक दफा कंफर्म कर दो यहाँ तक, जितना भी क्वेश्चन कराया यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया, वो कह रहा है टी कंपनी सिस्टम ट्रेनर वुड नीड टू स्पेंड 1 डे। जरा फोकस। टी कंपनी का एक ट्रेनर है, सिस्टम का ट्रेनर है, जैसे वो होता है ना कि सिस्टम लगा दिया, अब ट्रेन करने के लिए जा रहा है। 1 डे एट पुश कंपनी डिलीवरिंग ट्रेनिंग। ही इज पेड मंथली सैलरी ऑफ 1500, बट ऑल्सो रिसीव अ कमीशन ऑफ 125 फॉर ईच डे स्पेंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग एट क्लाइंट साइड। मतलब जो हमारी साइड से ट्रेनर है, हमारी साइड से जो ट्रेनर है, उसके बारे में वो बता रहा है, ट्रेनर के बारे में वो बता रहा है कि ट्रेनर जो है वो, उसकी मंथली सैलरी वैसे तो 1500 है, ठीक है? मंथली सैलरी की बात अगर मैं करूं,
तो मंथली सैलरी तो बेसिकली उसकी फिक्स है। अब वो हमारे पास काम करे, हमारे प्रोजेक्ट पे काम करे ना करे, उसको मंथली सैलरी मिलनी है, तो वो हो गई इररेलीवेंट। लेकिन वो कह रहा है कि हर विजिट क्या उसको कंपनी 125 रुपए देती है, 1 to 5 देती है, 1 to 5 बाइक नहीं, 1 to 5 रुपए, $1 to 5 देती है। ठीक है, तो अब ये 1 to 5 हमारे लिए रेलिवेंट होगा, 1 to 5 हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि वो उस विजिट करने जाएगा तो कमीशन मिलेगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो रेलिवेंट हो गया। ठीक है, तो हम कंपनी का ये भी खर्चा आ गया। हम यहाँ लिखेंगे कि मंथली fixed salary of trainer is committed cost, so wouldn't be the part of company's relevant cost, and only 1 to 5 is relevant as its specific variable cost, या स्पेसिफिक कोस्ट लिख सकते हैं, इट्स स्पेसिफिक कोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ द प्रोजेक्ट। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? ट्रेनर वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ट्रेनर वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? एक दफा कंफर्म कर दो, ट्रेनर वाला पॉइंट भाई सबको क्लियर है? ट्रेनर वाला, ट्रेनर की कोस्ट में 1 to 5 सिर्फ जाएगा, 1500 नहीं जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं, सिक्स पॉइंट में वो कह रहा है 120 टेलीफोन हेडसेट्स। वो कह रहा है कि 120 टेलीफोन हेडसेट्स would need to be supplied to push company. The current cost of these is 18.2 each. Although T company already has 80 handsets in inventory, these were bought at the price of 16.8 each. The handsets are the most popular model on the market and frequently requested by T company customer. अब तुम लोगों ने जितना मेरा लेक्चर या जहां से भी जैसे भी पढ़ा हुआ है, तुम लोगों ने लेक्चर लिया होगा, तुम लोगों ने जितना भी मेरा लेक्चर देखा है, तुम लोगों को अगर ये पॉइंट नहीं आता होगा, इसका मतलब तुमने लेक्चर सही से देखा ही नहीं है। ठीक है, वो ये बोल रहा है, केस सारा मैं बताऊंगा, तुमने बस बताना कि क्या सीन होगा। वो ये बोल रहा है कि 120 टेलीफोन हैंडसेट्स, 120, ये पूरा मैं करके दिखा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि 120 टेलीफोन हैंडसेट्स चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि हमने पुश कंपनी को पहुंचाने हैं, पुश कंपनी को पहुंचाने हैं। अच्छा, आज का रेट, आज का मार्केट रेट, करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है? आज का रेट चल रहा है 18.2 ईच, 18 आज मार्केट में जाओगे 18.2 का आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से 80 जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं और जो रेगुलर यूज हो रहे हैं, 80 पड़े हुए हैं, रेगुलर यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 40 वो हैं जो कि हैं ही नहीं। 80 हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं, 40 नहीं पड़े हुए। जो 40 नहीं पड़े हुए, जो 40 नहीं पड़े हुए, वो तो समझ आती है कि हम बाहर से खरीदेंगे। जो 40 नहीं पड़े हुए, वो तो हमें समझ आती है कि हम बाहर से मार्केट प्राइस पर ही देंगे, वो मार्केट प्राइस पर ही देंगे। ठीक है, वो तो समझ आती है। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो 80 पड़े हुए हैं, मुझे ये बताओ, जो 80 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो 80 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इनके बारे में मुझे बताओ कि इस पे कौन सा रेट लगेगा, बताओ। 80 जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इस पे क्या रेट लगेगा रेलिवेंट कॉस्ट निकालने के लिए? जो 80 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं, तो स्टैंड बाई हमारे पास पड़े हुए हैं 80, रेगुलर यूज कर रही है कंपनी हमारे पास ये पड़े हुए हैं, लेकिन रेगुलर कंपनी यूज कर रही है। क्या रेट लगेगा इस पे? मतलब इसको मैं 80 को किससे मल्टीप्लाई, 40 को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18.2 से, 80 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मेरे पास एक वैल्यू ये लिखी हुई है 18.2 और एक वैल्यू है 16.8। बताओ भाई, बताओ भाई। 16.8 वाले हजरात भी जरा बताएं कि किनको किनको लग रहा है 16.8 है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने ये भी बोला कि 80 के लिए तो जीरो होगी को रेलिवेंट कोस्ट, क्योंकि वो तो संक कोस्ट है। अरे भाई, संक कोस्ट तो वो 16.8, उसकी वैल्यू जरूर है संक कोस्ट की, हमने कभी खरीदे के थे इतने के। लेकिन लेकिन एक बात और भी लिखी हुई है, मैंने तुम लोगों को बताया, अगर तुमने मेरा लेक्चर सही से देखा हो तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगी अगर तुम लोगों ने मेरा लेक्चर सही से देखा हुआ है। अच्छा, तुम लोगों ने अगर मेरा लेक्चर सही से देखा हुआ है। अच्छा, अब एक लड़का कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू, अब एक लड़का कह रहा है उसकी स्क्रैप वैल्यू लगेगी। हाय 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 यार, ये देखो, ये चीज ये लड़के ने बताया, शाहिद भाई ने बताई ये बात।
भाई एक चीज जब रेगुलर यूज हो रही है कंपनी में तो ये रूल है कि हम वो माल वहां से ले ही नहीं सकते, हमें सारा मार्केट से मंगवाना पड़ेगा। एक मटेरियल के बारे में, इन्वेंटरी के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो रेगुलर यूज कंपनी कर रही है तो मैंने वो पूरा ग्राफ बनाते हुए बताया था, टेबल चार्ट बनाते हुए बोला था, इज कंपनी रेगुलर यूजिंग रेगुलरली द मटेरियल। अगर रेगुलर यूज यस था तो मैंने कहा था भाई वो नहीं देने वाले आपको, वो तो मार्केट यूज, वो तो यूज हमने अपने लिए मंगवाया हुआ है, तुम जाके बाहर से लो। तो इसलिए तुम्हें सारा का सारा 120 18.2 के रेट पे लेना पड़ेगा, सारा का सारा 120 18.2 के रेट पे लेना पड़ेगा। इसमें तुम्हारे पास जो ऑलरेडी माल पड़ा भी हुआ है वो तुम्हें मिलेगा नहीं। अच्छा, हुसनैन भाई कह रहे हैं कि इन्होंने तो बताया ही नहीं है यहाँ पे कि ये रेगुलर यूज हो रहा है। तो हुसनैन भाई ये देखो, द हैंडसेट्स आर द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑन द मार्केट एंड फ्रिक्वेंटली यूज, समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैंडसेट्स के लिए हम बोलेंगे कि क्या सीन है, 18.2 पे सारे उठाएंगे, 120 2184, ठीक है। और एज the company was using handset regularly, so all 120 units must be ordered from market at current rate that would be relevant for us। बताओ भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जरा जल्दी से बताओ, जरा जल्दी से बताओ। अच्छा, अब इसके बाद वो बोल रहा है कि पुश कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम स्टार्ट कर लेंगे। पुश कंपनी विल ऑल्सो नीड अ कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड स्वाइप टू। वो कह रहे हैं पुश कंपनी को ना एक कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम भी चाहिए वहां लगाने के लिए, उस कंपनी में, पुश कंपनी में, जो जिसका नाम है स्वाइप टू, जिसका नाम है स्वाइप टू। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्वाइप टू इज 10,800। अच्छा, करंटली अगर हम खरीदने जाएंगे तो हमें 10,800 का स्वाइप टू मिल जाएगा। ऑल्दो टी कंपनी हैज एन ओल्डर वेरिएंट ऑफ सिस्टम, यानी टी कंपनी के पास स्वाइप टू का प्रीवियस वेरिएंट पड़ा हुआ है, स्वाइप वन। इनके पास स्वाइप वन पड़ा हुआ है इन इन्वेंट्री विच कुड बी मॉडिफाइड एट द कॉस्ट ऑफ 4600। वो ये कह रहा है कि ये जो स्वाइप वन है अगर हम इसको मॉडिफाई कर लें, यानी कि अगर हम इसको मॉडिफाई कर लें तो हमें सिर्फ खर्चा पड़ेगा 4600 का, 4600 का। टी कंपनी पेड 5400 फॉर स्वाइप वन व्हेन इट ऑर्डर्ड इट इन एरर 2 मंथ्स अगो। अच्छा, असल में 2 महीने पहले इनसे गलती से ऑर्डर हो गया था 5400 का। तो भाई जो ये 5400 है ये तो पुरानी कॉस्ट है, ये तो संक कॉस्ट है, जब खरीदा था गलती से खरीद लिया, वैसे ही रेलिवेंट है। एंड नो अदर यूज, और उसका यूज भी नहीं है, अदर यूज भी नहीं है। करंट मार्केट प्राइस फॉर स्वाइप वन, स्वाइप वन अगर आज खरीदने जाओगे तो 5450 का मिलेगा। जब हमने खरीदा था तो 5400 का था 3 महीने पहले, आज खरीदने जाओगे तो 5450 का मिलेगा। और साथ ही वो बोल रहे हैं कि अगर हम उसको बेचना चाहें, टी कंपनी ट्राई टू सेल वन दे हैव, इट वुड डीम टू बी यूज्ड एंड देयरफॉर ओनली वर्थ 3000। यानी अगर हम आज मार्केट में बेचने जाए तो उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें 3000 मिलेगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें 3000 मिलेगी। यानी स्वाइप वन जो है ना मॉडिफाई करना पड़ेगा 40 का, तो ये स्वाइप टू में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब जरा गौर से समझना। देखो, एक केस तो ये है कि हम स्वाइप टू यूज कर लें, 10,800 का सीधा डायरेक्टली खरीद लें। लेकिन हमारे पास जो स्वाइप वन पड़ा हुआ है, हमारे पास जो स्वाइप वन पड़ा हुआ है, उस पे सिर्फ हमने कितने का खर्चा करना है, 4600 का। एक तो ये मॉडिफिकेशन खर्चा आएगा, दूसरा स्वाइप वन की कॉस्ट में क्या यूज होगा, रेलिवेंट कॉस्ट में। ये तो मॉडिफिकेशन तो होगी तभी, ये रेलिवेंट होगी या नहीं होगी बाद में देखते हैं, वैसे तो रेलिवेंट होगी क्योंकि मॉडिफाई करने करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी इन्वेंटरी पड़ी हुई है जो इन इन्वेंटरी है, रेगुलर यूज नहीं हो रही। जब कोई चीज रेगुलर यूज ना हो रही हो तो हम क्या चीज लेते हैं उसकी, मुझे बताओ। अगर कोई चीज रेगुलर यूज ना हो रही हो और पड़ी हो और हम उसको यूज करना चाहे प्रोजेक्ट में, तो हम उसकी कौन सी वैल्यू लेते हैं? सब बताओ, जरा सब बताओ। हम उसकी कौन सी वैल्यू लेंगे? देखो, ये बात समझ लो कि अगर कोई चीज हमारे पास पड़ी हो और वो हम उसे रेगुलर यूज ना कर रहे हो और हम उसे प्रोजेक्ट में यूज करना चाहें तो हम उसकी स्क्रैप वैल्यू लेंगे। स्क्रैप वैल्यू वो बोल रहे हैं कि अगर हम आज स्वाइप वन बेचने जाए तो 3000 का बिक बिक जाएगा।
यानी कि 3,000 उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे स्क्रैप वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो मतलब ये है कि अगर हम स्वाइप वन को यूज करते हैं, अगर हम स्वाइप वन को यूज करते हैं तो एक तो ये 3,000 की स्क्रैप वैल्यू यूज होगी क्योंकि हमने हमारी वजह से स्क्रैप वैल्यू मर गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन साथ ही साथ एक मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी तब जाके, तो दोनों में से लोअर ऑफ देखेंगे कि कहाँ हमें ज्यादा फायदा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन रहा है 7,600 और दूसरा है 10,800। तो ऑब्वियसली हम किस ऑप्शन पे जाएंगे कि हम स्वाइप वन को ही मॉडिफाई कर लेंगे क्योंकि 4600 लगेंगे और 3,000 स्क्रैप वैल्यू, तो 7600 हमारी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी। 7600 हमारी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम लोगों को? स्वाइप टू का पॉइंट क्लियर हुआ कि एक तो 3,000 उसकी अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज ना करते तो बेच के स्क्रैप वैल्यू कमा सकते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे वो ऐड हुआ। और एक अगर लेके जाना तो उसके लिए हमें फिर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, एक ये पॉइंट हुआ, ये दोनों इसमें ऐड होंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्वाइप वन जो है वो स्वाइप टू की जगह यूज हो सकता है। स्वाइप वन अगर हमें यूज करना है तो एक खर्चा तो हमें 4,600 का करना पड़ेगा मॉडिफाई करने के लिए, स्वाइप टू में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हमें ये पता है कि स्वाइप वन हम अभी खरीद नहीं रहे बल्कि पहले से पड़ा हुआ है इन्वेंटरी में। जब पहले से इन्वेंटरी में कोई चीज पड़ी होती है और अगर हम उसको प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो जिसका रेगुलर यूज ना हो, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू रेलिवेंट होती है। क्योंकि अगर हम स्वाइप वन को यूज ना करते प्रोजेक्ट में तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 3,000 है हम कमा सकते थे स्क्रैप में देके, ऐसे ही है ना कि हम स्क्रैप वैल्यू ये होती है जो हम कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारी स्क्रैप वैल्यू कमाई थी वो हमारी मर गई। एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है वो, ठीक है। वो एक वो ऐड होगी और एक मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऐड होगी, ये दोनों कॉस्ट ऐड होंगी तो 7,600 टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आएगी स्वाइप वन की, जो कि स्वाइप टू में कन्वर्ट होकर कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम अगली पार्टी को मिलेगा। ठीक है। तो ये दोनों ऐड हुए 7,600 और हम यहाँ बता भी सकते हैं, हम यहाँ बता भी सकते हैं कि एज स्वाइप वन was not used regularly by company, so the amount, तो द स्क्रैप वैल्यू जो कि 3,000 है इज रेलिवेंट एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोर ओवर 4,600 modification cost is relevant here as it's must if we want to convert it to swipe टू। तो हमने इस तरह पूरा लिख दिया और हमें पता चल गया रेलिवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल भी यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बताया हुआ केबल के बारे में। केबल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, वो कह रहा है कि 1,000 मीटर केबल भी चाहिए सारे सिस्टम के लिए। केबल इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय टी कंपनी एंड इट हैज 200 इन इन्वेंटरी विच कॉस्ट 1.2 पर मीटर और करंट मार्केट चल रहा है 1.3। अगेन उसने बता दिया है कि केबल फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है। इसका मतलब हमारे पास, हालांकि देखो 1,000 मीटर चाहिए, 200 मीटर पड़े भी हुए हैं, 1,000 मीटर में से 200 मीटर पड़े भी हुए हैं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तो हम उस रेट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि केबल फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है। तो हम सारी की सारी 1,000 मीटर जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम बाहर से खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे 1.3 के रेट पे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था केबल का। केबल का सिंपल कॉन्सेप्ट था कि सिंपल 1,000 मीटर चाहिए और 1 मीटर 1.3 का है। तो ये सिंपल होगा क्योंकि एज द इन्वेंटरी ऑफ केबल इज फॉर रेगुलर use we will purchase complete 1,000 meters of cable from market at current rate, so 1.3 market rate is relevant for us। हमने ये लिख दिया केबल के बारे में, केबल का सिंपल था। और आगे वो क्या बता रहा है, यू शुड एज्यूम दैट 4 वीक्स इन ईच मंथ। ये तो है उसने वीक्स की बात बताई हुई है कि वो हमें वहां रिक्वायर्ड थी, वहां पे जहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन लॉस निकालना था, लेकिन कंट्रीब्यूशन लॉस ऑब्वियसली था तो जीरो ही, कंट्रीब्यूशन लॉस था तो जीरो, तो इसलिए वो भी निकालने की हमें जरूरत नहीं थी। अब हम आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर, अब हम आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर, एक मिनट जरा। अब हम यहाँ पे सारी सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू सम
तो 12,12189 हमारी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। 12,189 हमारी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। तो हम इसके बारे में अब क्या बोलेंगे, सिंपल, कि हम अपने कस्टमर से, यानी कि हम यहाँ पे ये पॉइंट बताएंगे इनको कि चूंकि ये वो एटलीस्ट वो रेलिवेंट कोर्स है जो कि हमारे प्रोजेक्ट से जो हमारा प्रोजेक्ट होना है उससे रेलिवेंट है, तो हम यहाँ पे ये चीज बताएंगे इनको कि यहाँ लाइन में बताते हैं, एज relevant cost is 12189, it is the minimum price we will charge to the customer, and in case we are charging more than this price, then it's totally ओके, बिकॉज कभी कभार स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि सिर्फ यही प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स टोटली ओके कि आप इससे ज्यादा चार्ज कर लो, कोई मसला नहीं है। बट इन केस ऑफ द लेस प्राइस, इससे ज्यादा लेस प्राइस वी कांट अफोर्ड, तो क्या लिख भी सकते हैं, द अमाउंट लेस देन दिस अमाउंट दिस रेलिवेंट कॉस्ट विल नॉट बी सुटेबल फॉर अस, क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसी अमाउंट आ गई है, हमारे पास ये एक ऐसी अमाउंट आ गई है जो कि हमारे पास एक ऐसी अमाउंट आ गई है जो कि इस प्योरली रेलिवेंट है उस सारे काम से रिलेटेड। अब हमारे पास पुश कंपनी आती है, हम पुश कंपनी को बोलते हैं कि यार 12,189 हम तुम्हें चार्ज करेंगे। वो बोले कि नहीं मुझे डिस्काउंट दो, हम कहेंगे नहीं, हम तो ये चाहेंगे मुझे 15,000 20,000 चार्ज करें, क्योंकि ये तो सिर्फ कॉस्ट है ना। इसके बाद अदर अदर कॉस्ट भी तो है, प्रॉफिट भी तो हमने ऐड करने हैं, और काफी चीजें हमने रेलिवेंट जरूर लिखी है। लेकिन अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रेंट है, रेंट दिखने में इरेलीवेंट है, लेकिन भाई अगर हम हर बंदे को ये कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे तो रेंट कहाँ से पे करेंगे। तो असल में बात ये कि ये हमेशा असूल अप्लाई होता है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ का मतलब कभी कभार ऐसा केस आ जाता है कि आपको ये हर केस पे ये अप्लाई नहीं होगा। हर केस पे अगर हम रेलिवेंट कोस्ट अप्लाई करेंगे तो बाकी इरेलीवेंट कोस्ट जो होंगी दिखने में इरेलीवेंट, उनको पूरा कौन करेगा, अपने प्रॉफिट से पूरा पर करेंगे। और प्रॉफिट कब आएगा, अगर आप चार्ज ही रेलिवेंट कोस्ट करोगे तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो बात यह है कि तभी इस टॉपिक का नाम है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कभी कभार अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई केस आ जाए, तो ऐसा कोई कस्टमर आ जाए या ऐसा कोई जान पहचान वाला बंदा आ जाए, तो कम से कम भी उसको जो चार्ज करोगे वो रेलिवेंट कॉस्ट है, कम से कम भी जिसको चार्ज करोगे रेलिवेंट कॉस्ट है, उससे कम तुम्हें चार्ज नहीं करना। उससे कम अगर तुम चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी कंपनी इंटायर लॉस, मतलब सही लॉस पे होगी। ये भी पूरा पूरा वो हिसाब है कि कम से कम इतना चार्ज करो एक आधे कॉन्ट्रैक्ट को। वैसे जनरली हम प्रॉपर अपना जो भी कॉस्टिंग टेक्निक यूज करें उसको यूज करके चलेंगे। मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक 100%? इस क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है तो पूछ लो। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे एंड है, अगर कोई इशू है तो पूछ लो। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी इशू है तो पूछ लो।